नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश। दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की वैकेंसी का सितंबर में एग्जाम होना है। आप सभी लोग जानते ही है, एलबीटी टेस्ट होगा, जिसकी हम बात करेंगे, बाल विकास की बात करेंगे। लेकिन अभी वर्ग 2 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसके बाद ही वर्ग 3 का एग्ज़ाम होगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड आगे बढ़ सकता है, ये कंफर्म है। अब कितना टाइम बढ़ेगा, 1-2 महीने, अभी ये कंफर्म नहीं है, बड़ा टाइम डिले होगा। तो चलिए, आज जो होगी वो क्लास जो स्टार्ट हो चुकी है, सिलेक्शन की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे बाल विकास शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। जो पहला आपका कंसेप्ट रहेगा, बाल विकास की अवधारणा और अधिगम में संबंध, पहली क्लास संपूर्ण किताबों का निचोड़ रहेगा। साथ ही साथ हमारी जो टॉपर नोट्स है आपको मिल जाएगी। टॉपर नोट्स में पूरा कॉम्बिनेशन बाल विकास का बनाया गया है, और ये टॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर देना है। व्हाट्सएप नंबर आपका 9630689598। इसमें आपको टॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए, पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। बाल विकास अवधारणा और इसके अधिगम में संबंध, बाल विकास की अवधारणा की बात करेंगे। इसके साथ साथ जो एमपी टेट 2020 में पूछे गए थे उसकी भी बात करेंगे, और ये जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक भी बात करेंगे, और पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह भी आपका रहने वाला। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, देर न करते शुरुआत करते हैं। सभी लोग यहाँ पे जुड़ जाइएगा। आइए, पहला जो चैप्टर है, और पहला चैप्टर में हमारी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पर बात करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज़ें में पहली चीज़ें क्या आती है, बाल विकास की अवधारणा। बाल विकास की अवधारणा को देखें, इसमें पहली जो परिभाषा आती है दोस्तों, कि बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ये हो गई बाल विकास की अवधारणा। लेकिन पॉइंट है, अब देखिए, एमपी टेट 2020 में 18 में किस प्रकार से इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे, और एमपी टेट 2018 में इससे 7 प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से, और एमपी टेट 2020 यानी जो 22 का एग्जाम हुआ था उसमें भी 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए। कौन कौन से पूछे गए, इस पर भी बात करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है। नोट करना है कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न बनता है कि सर्वांगीण विकास के लिए, या बालक के विकास के लिए, या बालक के सर्वांगीण विकास के लिए किसका अध्ययन महत्वपूर्ण होता है, तो बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण होता है। ये एमपी टेट 2018 में आया हुआ है। विकास एक क्रमिक और निरंतर चलने वाली सतत प्रक्रिया है, आप सभी लोग जानते हैं। सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। दूसरा में नोट करना है कि यह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। बाल विकास की अवधारणा या बाल विकास एक निश्चित दिशा में होती है जो आगे की ओर उन्मुख होती है। सबसे पहले निर्माण किसका होता है, सिर का होता है। सिराभिमुख सिद्धांत भी पढ़ेंगे आगे चल के, चैप्टर वाइज यहाँ पे क्लासेज आपकी होंगी। मात्रात्मक परिवर्तन, सिलेक्शन यहाँ पे 101% गारंटी है। प्रत्येक क्लास को आपको अटेंड करना पड़ेगा। जो मार्गदर्शन दिया जाएगा, जो डायरेक्शन बताया जाएगा, वो उसको आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा। मात्रात्मक परिवर्तन, आयु के साथ बालक का भार बढ़ना तथा अब देखिए, इसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है मात्रात्मक गुणात्मक परिवर्तन में। देखिए, मात्रात्मक में क्या होता है, आयु के साथ अगर भार बढ़े, वजन बढ़े, तो ये मात्रात्मक होगा। गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, जब बालक के नैतिक मूल का विकास हो, ये दोनों सम्मिलित हों, तो उसे गुणात्मक परिवर्तन कहते हैं। तो इन चीज़ों को भी समझना जरूरी है। बाल विकास से तात्पर्य बालक के सर्वांगीण विकास से होता है, जिसमें शारीरिक विकास आता है, ठीक है, आपके मानसिक विकास भी आता है, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास। ये सारे बाल विकास के ये सारे विकास हैं, और इन चैप्टरों को आगे पढ़ेंगे, इसी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगला है कि मारिया मंटेंसरी के अनुसार क्या कहना है बाल विकास पर। इनका कंसेप्ट भी आपको सभी को पता है, पूछे जाते हैं, सबको नोट करते जाना है। और ये नोट्स पाना है तो टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, ये सारे आपको डेली वाइज क्लासेज का नोट्स भी मिलेगा। मारिया मंटेसरी के अनुसार बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है और उसकी मुस्कुराहट ही सामाजिक प्रेम और उल्लास की आधारशिला होती है। इस पर क्रोबेल का कहना है कि बालक जो है स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा होता है। बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा होता है, किसका कहना है, फ्रोबेल का कहना, नोट कर लीजिएगा।
विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन भर चलती रहती है। ये एमपी टेट 2000 में पूछा गया था, यानी पिछला जो वर्ग 3 के एग्जाम हुआ तो उसमें पूछा गया था। अब बात आती है बाल मनोविज्ञान की। देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसमें बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक किया जाता है, जिसमें बालक की स्मृति, कल्पना, स्वभाव, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, सृजनात्मकता का अध्ययन होता है, उसी को ही मनोविज्ञान कहा जाता है। अब ये जो चीज़ पढ़ता है ना, ये जो चीज़ जो कोई पढ़ेगा वही सिलेक्शन पाएगा, इस बार ध्यान दीजिएगा। इसलिए ये बात थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि थ्योरी से ही प्रश्न बनते हैं। बाल मनोविज्ञान में केवल क्या है, बालक के व्यवहार का अध्ययन होता है, ये भी ध्यान। बाल मनोविज्ञान में बालक के व्यवहार का अध्ययन केवल किया जाएगा, क्योंकि और बाल विकास के अंतर्गत क्या होता है, सर्वांगीण विकास। ठीक है, बाल विकास में सर्वांगीण विकास का अध्ययन होगा। अगला प्रश्न आपके पिछले वर्ग 3 में आया था, प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 में, कि प्राथमिक शिक्षक को मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान होना अति आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षकों की सहायता करता है। ये एमपी टेट 2020 में आया हुआ प्रश्न था, वर्ग 3 में पूछा गया प्रश्न था। अब बाल विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या होती है, ये भी बहुत ही जरूरी है दोस्तों जानना। क्यों जानना जरूरी है, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। दोस्तों, बालक के विकास का प्रथम वैज्ञानिक विवरण 18वीं शताब्दी 1774 ईस्वी में पेस्टोलॉजी ने प्रस्तुत किया था। ये इंपॉर्टेंट है, प्रथम बार अगर प्रश्न आ गया एग्जाम में कि बाल विकास को प्रथम बार वैज्ञानिक विवरण में किसने प्रस्तुत किया 18वीं शताब्दी में, तो पेस्टोलॉजी ने। या पेस्टोलॉजी किस शताब्दी में प्रस्तुत किया था, तो 18वीं शताब्दी में। किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। अगला, बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक तथा थॉमसन हॉब्स ने किया था। 19वीं शताब्दी में अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई है। प्रश्न आ सकता है कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, अमेरिका से हुई। किस शताब्दी में हुई, 19वीं शताब्दी में हुई। इन सबको नोट करते जाइएगा। भारत में बाल विकास से जुड़े अध्ययन की शुरुआत ताराबाई मोडेक के प्रयासों से 1930 में कोलकाता विश्वविद्यालय से मानी जाती है। ये नोट्स बनाते जाइएगा, जो हमारी टॉपर नोट्स, ये दो ऐसी नोट्स हैं आने वाली हैं जो आप, वो टॉपर नोट्स है, और ये जो नोट्स बनाएंगे ये आपको सीडीपी बाल विकास में अव्वल बनाएगा, यानी सबसे अधिक आपको अंक प्राप्त यहाँ से होंगे। अगर बात करते हैं कि भारत में बाल विकास से जुड़े अध्ययन की शुरुआत ताराबाई मोडेक के प्रयासों से 1930 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से मानी जाती है। अगला पॉइंट है कि भारत में गिजुभाई बधेका से प्रश्न आया हुआ था कि गिजुभाई बधेका ने मारिया मंटेरी से प्रभावित होकर उनकी जो शिक्षा पद्धति है उनको भारत के सीमित आर्थिक साधनों के अनुरूप ढालकर 1920 में भावनगर अर्थात गुजरात में दक्षिण मूर्त बाल मंदिर संस्था नाम से पूर्व प्राथमिक विद्यालय अर्थात नर्सरी स्कूल खोला था, गिजुभाई बधेका। अब बात आती है जीन पियाजे जी का। जीन पियाजे जी एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के मनोवैज्ञानिक है, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक है। ये चैप्टर अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में आता है, तो इनको हमें नोट कर लेना है। इसके साथ साथ प्रश्न आता है कि बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक पुस्तकों की रचना किसने की, वह आपके जीन पियाजे जी हैं। कितने पुस्तकों की रचना की, वह 32 बुक्स हैं, यानी 32 पुस्तकों की रचना की, वो आपके जीन पियाजे जी हैं। अगला कि बालक के अध्ययन संबंधी प्रश्न पत्रिका का प्रकाशन स्टेनले हॉल ने प्रारंभ कराया। अब प्रश्न आ सकता है कि बाल विकास के अध्ययन संबंधी प्रश्न पत्रिका किसने प्रकाशन करवाया, स्टेनले हॉल ने करवाया था। इसके साथ अगला पॉइंट बनता है कि डार्विन ने बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक प्रकाशित की। तो ये चीज़ें आपको नोट कर लेना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हरलाक के अनुसार, हरलाक ने बाल विकास को 11 भागों में विभाजित किया है, जिसमें आपके गर्भावस्था, शैशवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, वयः संधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था, वृद्धावस्था, ये विकास के प्रमुख आयाम हैं। अब ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, गर्भावस्था जो होता है वह गर्भाधान से लेके बालक के जन्म तक होता है, जो 9 माह से 10 दिन कह सकते हैं, ये गर्भावस्था कहलाती है। दूसरा आता है शैशवावस्था। शैशवावस्था जो होता है दोस्तों, ये जन्म से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है। इसके बाद आता है बाल्यावस्था। ये बाल्यावस्था 5 वर्ष से लेके दोस्तों 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए होता है, जिसमें आपके उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था होती है। इसके बाद आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक होती है। कितने वर्ष तक होती है, 6 वर्ष चलती है। बाल्यावस्था 7 वर्ष, शैशवावस्था 5 वर्ष। ये जानना जरूरी है, अक्सर आप लोग कन्फ्यूज कर देते हैं, और अक्सर एग्जाम में आ गया तो कन्फ्यूजन बिल्कुल बनता ही बनता है। ये कन्फ्यूजन होगा ही होगा अगर आप अच्छे से ना समझेंगे तो।
अगला है प्रौढ़ावस्था। देखिए 18 वर्ष से अधिक से लेकर 60 तक जो है प्रौढ़ावस्था कहलाती है, सभी लोग जानते हैं। तो इस प्रकार मनोवैज्ञानिकों के विकास को आवंटित किया गया है। गर्भावस्था में बालक के शारीरिक विकास गति तेज से होता है। प्रश्न आता है कि बालक का शारीरिक विकास गति तेज किस अवस्था में होता है, तो वह आपका गर्भावस्था होता है। इसके साथ प्रश्न आता है किसी बालक को जन्म से लेकर 15 दिन तक किस अवस्था होती है, तो जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। और इस अवस्था में बच्चा नए वातावरण में माता पिता के साथ समायोजित करता है, इसे संयोजन अवस्था भी कहा जा सकता है। तो संयोजन अवस्था किसे कहा जाता है, जन्म से लेकर 15 दिन की अवस्था को। या वह कौन सी अवस्था है जिसमें नए वातावरण में माता पिता के साथ बच्चा समायोजित करता है, वह शैशवावस्था कहलाती है, संयोजन अवस्था कहलाती है। ये आपके पॉइंट्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला दोस्तों बाल्यावस्था है। बाल्यावस्था में बच्चे क्या है, अंदर सभी संवेग जैसे प्रसन्नता हो गया, क्रोध, प्रेम, घृणा, ये सारी चीज़ें विकसित होती हैं। यह अवस्था ऐसी होती जो जन्म से लेकर 2 वर्षों तक चलती है। इस अवस्था में बच्चों या शिक्षार्थियों में जिज्ञासु प्रवृत्ति पाई जाती है और ये अपने माता पिता शिक्षकों को तरह तरह के सवाल भी करते हैं। और बाल्यावस्था में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है और ये अपने सहपाठियों के साथ रहना खेलना पसंद करते हैं, ये बाल्यावस्था होती है। अगला आपका वय संधि अवस्था। इस अवस्था में शारीरिक परिपक्वता का विकास होता है, यौनांग विकसित होते हैं। 11 से 13 वर्ष के बीच अवस्था में वय संधि अवस्था कहलाती है। अगला किशोरावस्था, 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बालकों के दिनम दिन जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वे कल्पनाशील होते हैं, सामाजिक संयोजन में उन्हें कठिनाई होती है। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण संवेगात्मक, सामाजिक और नैतिक जीवन का स्वरूप बदलता रहता है और यह परिवर्तन अवस्था कहलाती है। यानी किशोरावस्था को किस नाम से जाना जा सकता है, परिवर्तन अवस्था के नाम से भी जाना जा सकता है। अगला प्रौढ़ावस्था आता है। 21 से लेकर 40 वर्ष की आयु को प्रौढ़ावस्था कहा जाता है और इस समय में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। लक्ष्य मतलब उसे गवर्नमेंट जॉब पाना, इसके बाद फैमिली और आगे चीज़ें जो है उनके सपने को साकार करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अच्छा प्रश्न आता है, अक्सर पूछा जाता है कि वृद्धि विकास में अंतर क्या है दोस्तों, अक्सर प्रश्न आता है। देखिए वृद्धि विकास क्रम में बालक के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, भार में बदलाव होते रहते हैं, इसको वृद्धि कहते हैं। सामाजिक वातावरण, भोजन तथा जलवायु आदि में परिवर्तन प्रभावित होता है। हम बालक के शरीर की वृद्धि को माप सकते हैं और यदि यह वृद्धि पूर्व की अपेक्षा अधिक हो तो सामान्य वृद्धि कहलाएगी। देखिए वृद्धि और विकास, देखिए वृद्धि क्या होती है, वृद्धि द्वारा बालक के परिणात्मक परिवर्तन जैसे बालक की लंबाई, भार आदि को माप सकते हैं, लेकिन विकास के द्वारा बालक के व्यवहारिक परिवर्तन जैसे कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में परिवर्तन, देखिए आंतरिक चीज़ें जो होती हैं, कैसे ज्ञान, तो विकास को हम किसको ज्ञान के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला आता वृद्धि एक निश्चित उम्र के बाद रुक जाती है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जो होगा निश्चित सीमा आएगी, आप उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो अलग है। फैट कम हो जाना, फैट बढ़ जाना वो अलग चीज़ है, लेकिन वृद्धि एक अलग चीज़ है। वृद्धि एक आप पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं, पूरा शरीर की बात करेंगे, मानसिक स्थिति की बात करेंगे, मानसिक विकास से लेकर सभी की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती, जब तक आप मृत्यु के शैया पे लेट नहीं जाते तब भी आपके बाल बढ़ते रहते हैं। ये है वृद्धि और विकास का अंतर। बालक की शारीरिक वृद्धि प्रत्यक्ष रूप से उसके विकास से संबंधित नहीं होती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग होता है। जैसे 5 उंगलियां हैं तो पांचों ये उंगलियां विकास हो गया और इसकी एक उंगली वृद्धि हो गई। अगला बालक की शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाने के बाद भी उसका विकास चलता रहता है। अगर शारीरिक वृद्धि किसी का हाथ पैर टूट गया ना, फिर भी उसका विकास चलता रहेगा। वृद्धि का कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता है कि इतना ही वृद्धि होगी, लेकिन बालक अपने विकास द्वारा जीवन में कुछ निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करता है। अब आपका लक्ष्य वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना, मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षक बनना और इस शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ और मजबूत बनाना, तो ये आपका निश्चित लक्ष्य हो गया। बालक की वृद्धि होने के साथ साथ विकास भी ऐसा आवश्यक नहीं होता है, लेकिन बालक के विकास के एक निश्चित क्रम होता है। जैसे वह पहले बोलना, फिर लिखना, फिर सीखना बस प्रयास करता है। तो ये हो गया। अब आती है अधिगम का अर्थ और परिभाषा। आपने अक्सर देखा होगा प्रश्न में अधिगम शब्द आता है। ये अधिगम शब्द होता क्या है, आइए चीज़ें समझ लेते हैं। देखिए अधिगम अर्थात होता सीखना, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे एक मानसिक प्रक्रिया भी माना है जो जीवन भर चलती रहती है। इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है और अपने अनुभव प्रशिक्षणों से लाभ उठाकर स्वाभाविक व्यवहार या अनुभूति में
प्रगतिशील परिवर्तन तथा परिमार्जन करता है, इसे ही अधिगम कहते हैं। अर्थात ये समझ सकते हैं कि एक बालक का आग से जलकर दोबारा उसके पास न जाना अधिगम की प्रक्रिया है। मतलब हम समझ जाते हैं कि आग में अगर जाएंगे तो जल जाएंगे, तो हमने उधर से सीख लिया, मतलब सीखना ही अधिगम है। ये मोटी मोटी बात आप समझ लीजिए। अगला पॉइंट नोट कीजिए। देखिए, सामान्यतः व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, वो भी कहीं ना कहीं सीख के ही आएगा। इसके द्वारा बालक अपने आसपास की घट रही घटनाओं को समझ पाता है, वही अधिगम है। अधिगम कर सीखने की प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आइए जो इस चैप्टर के द्वारा विगत वर्षों में यानी पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को कर लेते हैं। तो विगत वर्ष में जो इनसे प्रश्न आए हुए थे, आइए जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, विगत वर्षों में प्रश्न पूछा गया था कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? गाल्टन ने, हल ने, वुंड ने, वाटसन ने। तो अभी हमने पढ़ा किसने किया। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? विलियम वुंट ने। यह आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है साथियों, इसके बाद आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपके कोहलबर्ग है, नील फ्लेमिंग है, जीन पियाजे जी है, ई इरिक्सन है। इनमें से कौन हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें जिनका सपना है मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 एग्जाम को फतेह करना, सिलेक्शन पाना। दोस्तों, छात्र अधिगम का वार्क जो है मॉडल जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, प्रस्तावित किया, वह है प्रोफेसर नील फ्लेमिंग। नील फ्लेमिंग के द्वारा जो है अधिगम का वार्क मॉडल जो है प्रस्तावित किया गया था। सारे नोट करते जाइएगा और कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का सभी लोग जानते हैं, कई बार पूछा गया, रिपीट हुआ है, और वह होता 1900, यानी डी ऑप्शन जो दिया गया है वह ऑलरेडी आप लोगों का यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा जा रहा है जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं होता है, ये पूछना है। तो मानव व्यवहार का अध्ययन, ये शिक्षा मनोविज्ञान के इसमें संबंध होगा, क्योंकि मानव व्यवहार का अध्ययन होता है तो इसमें संबंध होना चाहिए। इसके बाद कह रहा है कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, तो इसमें भी होगा। सीखने के तरीकों का अध्ययन इसमें होगा, लेकिन संचार माध्यमों का अध्ययन इसमें आपका नहीं होगा। तो क्योंकि नेगेटिव था तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन दिया गया है वह यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन जो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी होती है? क्या वह कला है, विज्ञान है, विद्यात्मक विज्ञान है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति पूछी जा रही, प्रकृति यानी कल्चर, वह होता विद्यात्मक विज्ञान। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नो डाउट सारी चीज़ें आपकी समझ में आ रही है। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, दोनों हाथ जोड़कर स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जयसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। तो साथियों, प्रश्न आ चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? यह आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। तो कौन सा कथन हो जाए कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं? ये हमने पढ़ा भी था, इसलिए कहते हैं जो जो पॉइंट बोल रहे हैं उनको मार्गदर्शन कीजिए, नोट करते जाइएगा, एक नोट्स बनाते जाइएगा। अगला, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी बालक बालिकाओं की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध होगा? देखिए, जब आपकी नियुक्ति होगी या जब आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे तब आप अपने बालक बालिका विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करेंगे, और इनमें से कौन सा क्षेत्र उद्देश्य के साथ संबंध होगा? देखिए, विद्यार्थी की क्षमता को समझने का प्रयास करना है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र से या उद्देश्य से संबंधित हो जाएगा। इसके साथ साथियों अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान है क्या चीज़? दोस्तों, हम बार बार कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, तो ये है क्या चीज़? दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान एक मानक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? एक मानक विज्ञान होता है। और अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया है? आत्म का प्रयोग, आत्मा कहते हैं ना, मेरी आत्मा है, मेरी अंतर आत्मा से ये शब्द निकले, मेरी आत्मा निकल गई, उसकी आत्मा को मैंने देखा। तो आत्मा जो ये शब्द है हम अक्सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते तो नहीं हैं लेकिन सुने लिखे पढ़े हैं। तो आरंभ में आत्मा का प्रयोग जिस शास्त्र में किया गया है वह शास्त्र कहलाता है दर्शन शास्त्र। कौन सा हो जाएगा? दर्शन शास्त्र। अगर किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। जयसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, 1822 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? जी हाँ, लंदन में, जी हाँ,
ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने या जिनके द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं को अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? वह आपके हो जाते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड बिने। सी ऑप्शन जो दिया गया यहाँ पे, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों की शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को किस लिए करना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापक को, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इसमें वह दूसरों को प्रभावित कर सकें, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सकें, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें। देखिए साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। देखिए आजकल टेक्निकल का ज़माना है, मोबाइल आ गए, अभी 2G चला, ठीक है, 2G के बाद 3G 4G आ गया और स्पीड आ गया, इसके बाद 5G आ गया, स्पीड आ गया। तो और बेहतर कर सकें, इसके लिए आप बच्चों को और बेहतर पढ़ा सकें, उसके लिए शिक्षा मनोविज्ञान जरूरी है। कि इनमें से कौन से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? अब देखिए शिक्षा मनोविज्ञान में यहाँ पे व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात कर रहा है तो वह कहलाएगी अंतर्दर्शन। व्यक्तिनिष्ठ विधि अगर पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक, वह होगी आपकी अंतर्दर्शन। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? कहते हैं ना, मेरी एक सीमा होती है कि मैं यहाँ तक जाऊँगा। सीमा, जैसे अब 2 राज्यों की सीमा होती है, 2 देशों की सीमा होती है, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा होती है, एक दीवार होती है। और वह दीवार कौन सी है? व्यक्तित्व विभिन्नताओं की समस्या। इसके बाद अगला प्रश्न है जो कि इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? अब प्रयोगात्मक विधि है और इसको प्रस्तावित करने वाले जो सर्वप्रथम है और कोई नहीं, वह आपके विलियम वुंट है। जी हाँ, विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम जो है प्रस्तावित किया था। तो प्रस्तावित करना, ये भी ध्यान देना है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वह आपके दोस्तों किसका है? बाल केंद्रित शिक्षा का है। आज हम प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो कल जो सेकंड क्लास होगी इसकी, अभी ये इंट्रोडक्शन हम ही कर रहे थे इस क्लास का, फर्स्ट चैप्टर का, और जो कल की क्लास होगी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। 30 या 50 क्वेश्चन जो इससे सिलेबस के संभावित हो सकते हैं वो भी क्वेश्चन MCQs लेकर आएंगे। तो मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? तो मनोविज्ञान पहले जो है किस विषय का अंग था? वह दर्शन शास्त्र का। मनोविज्ञान का जिक्र किससे हुआ है? दर्शन शास्त्र से। परिस्थितिक प्रणाली आपने पढ़ा होगा, परिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत जो मूल रूप से उरी ब्रोफेर ब्रेनर द्वारा तैयार किया गया है, 4 प्रकार के नेस्टेड पर्यावरण प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें जाना जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें दोस्तों मानव परिस्थिति कहा जाता है। क्या बोला जाता है? मानव परिस्थिति। नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि औपचारिक वातावरण में होने वाले अधिगम किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो औपचारिक वातावरण में होने वाला जो अधिगम होता है वह किसके द्वारा अध्ययन किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। ये थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके एमपीटेट में। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव या धारणा से आते हैं। तो इस धारणा को किस रूप से संदर्भित किया जाएगा? देखिए साथियों, व्यक्ति बिना किसी अंतर्निहित मानसिक प्रकरण के पैदा होते हैं और इसलिए सभी ज्ञान, अनुभव का या धारणा से आते हैं। तो इस धारणा को मासूम मनः स्थिति अर्थात तबुला रास के रूप में संदर्भित किया जाता है। मासूम मनः स्थिति। तो ये रहे दोस्तों जो हमने पहला आप इंट्रोडक्शन आपके बारे में बात किया। आज हमने इंट्रोडक्शन किया और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे उनके बारे में हमने बात किया। तो बाल विकास का पहला चैप्टर हमारा जो था बाल विकास की अवधारणा और अधिगम में संबंध, ये हमने मेन पॉइंट्स आपको बताए हैं जो नोट्स करने लायक है, नोट्स बनाने लायक है। और इसके साथ साथ कल इसके MCQs करेंगे, ढेरों सारे MCQs करेंगे जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं और भी क्वेश्चन या अदर शिक्षक भर्ती में इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्न होंगे, MP टेट में आने वाले संभावित प्रश्न होंगे। साथ ही साथ टॉपर नोट्स को जरूर ऑर्डर कीजिए क्योंकि टॉपर नोट्स इस बार आपके 101% एग्जाम को फतेह करने की बहुत ही हेल्प करने वाली है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। डेली 7 PM पे मिलते हैं। धन्यवाद सभी का, जय हिंद साथियों।